नमस्कार, बिग बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुदेश नैन मोर और मैं हूं राज ठाकुर। बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं नूह में बदमाश कितने बेखौफ है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि बदमाश खुलेआम तमंचे लहराते हैं, लोगों को धमकाते हैं और जब मन करता है अवैध खनन का खेलकर खूब पैसे भी कमाते हैं। चलिए दिखाते हैं आपको दबंगों का तमंचे पर डिस्को। सत्तर के दशक में एक फिल्म आई थी शोले, जिसमें गब्बर सिंह के आतंक से सब कांपते थे। तब से देश काफी बदल गया, लेकिन हरियाणा का नूह आज भी उसी युग में जी रहा है। नाचते, गुनगुनाते और नशे में धुत संगीत की धुन पर झूमते ये तैयब उर्फ एमएलए की गैंग के गुर्गे हैं, जिन्हें ना तो कानून का डर और ना ही जमाने की परवाह। तस्वीरें हैं नूह जिले के जिमरावट गांव की। देखिए, फूहड़ता दिखाती ये महिला और अपने इशारे पर नचाता और नाचता ये युवक। हाथ में तमंचा और तमंचे पर होता डिस्को। म्यूजिक बजता रहा, कमर हिलती रही, नशा चलता रहा, दबंगई दिखती रही। एक वक्त के लिए ये कह पाना मुश्किल था कि ये रियल लाइफ का नजारा है या फिर किसी फिल्म के सेट पर होती शूटिंग। फिल्म शोले के किरदारों जय, वीरू और बसंती को ये लोग असल जिंदगी में जी रहे हैं। ये खुद ही गब्बर है, खुद ही जय और वीरू। ये जरा बसंती को भी देख लीजिए। गाने की धुन पर थिरकती इस महिला के आगे ना तो कांच बिछा था, ना ही इसके प्रेमी की जिंदगी खतरे में थी। कालिया और सांभा तो बहुत थे, तमंचे पर जरूर थे, लेकिन कनपट्टी पर तमंचा नहीं धरा गया था कि अगर बसंती ना नाची तो वीरू की जान चली जाएगी। लेकिन तस्वीरें देखकर तो लगा है कि ये सब नाचने के लिए इतने बेचैन थे कि अगर ये सब ना नाचे तो इनकी जान ही निकल जाएगी। तमंचे लहराते रहे। भरी दोपहर कानून को ठेंगा दिखाकर तमंचे पर नाचते गाते रहे और पुलिस इस गैंग और इन गुर्गों पर कार्रवाई के नाम पर बस लकीर पीटने से ज्यादा कुछ नहीं कर पाई। अभी इसमें मैंने एसएचओ पिनंगवा से बात की है और उन्होंने कहा है कि मैं इसमें आज कल तक ही इसमें जो भी हैं असल मुलजिमों को गिरफ्तार कर लेंगे। कहानी नाचने गाने, नशे के डोज और तमंचे लहराने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि कहानी इस मौज मस्ती से जब आगे बढ़ती है तो ये बेखौफ बदमाश अपनी इस दबंगई भरे अंदाज में अवैध खनन भी करते हैं। सरे बाजार अय्याशी भी की जाती है, अवैध हथियारों का काला खेल भी खेला जाता है, लोगों को भरी दोपहर मौत के घाट भी उतारा जाता है और पुलिस और पूरे सिस्टम के मुंह पर मारा जाता है जोरदार तमाचा। मानो ये बदमाश कह रहे हो कि रोक सको तो रोक लो। पुलिस बस हाथ मलती रहती है। अगर ऐसा ना होता तो शायद 5 अक्टूबर को न्यूज 18 के पत्रकार पर हमला ना होता, पत्रकार को अपहरण और जान से मारने की कोशिश ना होती। लेकिन ये सब कुछ हो रहा है सरे बाजार, सरिया। हाँ, पुलिस मामला दर्ज जरूर कर रही है, लेकिन नतीजा ढाक के 3 पात से ज्यादा कुछ भी नहीं है। कासिम खान, न्यूज 18, नूह। तो ये तस्वीरें अपने आप में पूरी कहानी बयां करती हुई कि कैसे भरी दोपहर को किसी के डर के बिना किस तरीके से तमंचे लहराए जाते हैं, लोगों को डराया जाता है, धमकाया जाता है, अवैध खनन किया जाता है और वो सब कुछ किया जाता है जो कानून के दायरे से बाहर है। कहानी यहीं पर नहीं रुकती, पत्रकारों को उनका काम करने तक से रोका जाता है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां पर मदमस्त होकर नाचते हुए ये उस गैंग के गुर्गे, जिसे लगातार पुलिस तलाशने की कोशिश कर रही है। क्या महिलाएं, क्या पुरुष, सब आपको यहां पर नाचते और नशे में मदमस्त होकर तमंचे लहराते हुए दिखेंगे। लेकिन बदमाशों के आगे नूह की पुलिस बेबस है, क्योंकि लगातार शिकायतें मिलती रही लेकिन कार्रवाई नहीं की और ये बदमाश बेखौफ हो गए। अब इनका खौफ लोगों में इस कदर हावी है कि बड़े से बड़े अपराध को अंजाम देने के बाद भी कोई इनके खिलाफ थाने शिकायत देने नहीं पहुंचता, क्योंकि लोगों को लगता है कि पुलिस कार्रवाई नहीं करेगी और ये लोगों का जीना दूभर कर देंगे।
मेवात के शोले आप देख सकते हैं कैसे फिल्मी किरदारों को निभाते हुए ये तमाम लोग, लेकिन ये किसी फिल्म की पटकथा नहीं, कहीं होती शूटिंग नहीं, बल्कि असल जिंदगी में उन किरदारों को जीते हुए वो बदमाश है जो लोगों के लिए मुश्किल का सबब बन चुके हैं। अब बात हरियाणा के सियासी दंगल की करते हैं। कांग्रेस ने हरियाणा चुनाव के लिए घोषणा पत्र जारी कर दिया है। मेन फोकस किसानों, महिलाओं और बेरोजगारों पर रखा गया है। किसानों से पहली कलम से कर्ज माफी का वादा किया गया है, जबकि युवाओं को 7,000 से 10,000 बेरोजगारी भत्ता देने का ऐलान किया गया है। तफसील से देखिए ये रिपोर्ट। कांग्रेस ने हरियाणा चुनाव में भी किसान कर्ज माफी का वो आजमाया हुआ दांव चला है जिसने उसे एमपी और राजस्थान में जीत का स्वाद चखाया था। कांग्रेस का वायदा है कि वो सरकार बनने पर पहली कलम से किसानों का कर्ज माफ करेगी। 2 एकड़ तक जमीन वाले किसानों को मुफ्त बिजली दी जाएगी। फसल बीमा की एक मुश्त किश्त हरियाणा सरकार देगी। प्राकृतिक आपदा से फसल खराब होने पर 12,000 रुपए प्रति एकड़ मुआवजा दिया जाएगा। इसके साथ ही किसानों को 300 यूनिट हर महीने मुफ्त बिजली दी जाएगी। जैसे कि हमारे दूसरे राज्यों में जहां कांग्रेस की सरकार आई, हमने घंटों में, दिनों में कर्जे माफ किए, उसी तरह से हम हरियाणा में भी माफ करेंगे। तो किसानों और मजदूरों, गरीबों के लिए हमने विशेष ध्यान देना है। कर्जा माफी जहां किसानों की होगी, वहां पर हमारे गरीब लोगों की भी कर्जा माफी होगी, क्योंकि उन्हें सबसे ज्यादा जरूरत है। वहीं कांग्रेस ने बेरोजगारों को लुभाने की भी कोशिश की है। रोजगार मिलने तक ग्रेजुएट को 7,000 और पोस्ट ग्रेजुएट को 10,000 मासिक भत्ता दिया जाएगा। साथ ही स्वरोजगार के लिए 4% ब्याज पर 10 लाख का लोन देने का भी वादा है। हर परिवार में योग्यता के अनुसार एक नौकरी हम सुनिश्चित करना चाहेंगे। इसमें भी बहुत सी बातें हैं कि उनके स्वरोजगार के लिए हम काफ़ी बातें करेंगे। BC-D श्रेणी के लिए इंटरव्यू प्रणाली खत्म करेंगे। कांग्रेस ने तीसरा दांव महिलाओं पर चला है। विधवा, विकलांग, तलाकशुदा और अविवाहित महिलाओं को हर महीने 5100 रुपए पेंशन और सरकारी और प्राइवेट नौकरियों में महिलाओं को 33% आरक्षण देने का वायदा किया है। साथ ही महिलाओं को हरियाणा रोडवेज में मुफ्त यात्रा देने का भी ऐलान किया गया है। महिलाओं के रोजगार के लिए हम 33% आरक्षण रखेंगे। निजी क्षेत्र में भी, सरकारी में भी। हम दलित वर्ग के बच्चों को वजीफा देंगे। 1ली से 10वीं कक्षा तक 12,000 रुपया सालाना तथा 11वीं से 12वीं तक 15,000 रुपया सालाना। कांग्रेस ने सीनियर सिटीजन्स को भी साधने की कोशिश की है। कांग्रेस का वादा है कि उसकी सरकार बनने पर हर महीने 5100 रुपए बुढ़ापा पेंशन दी जाएगी। साथ ही बुढ़ापा पेंशन की उम्र 60 से घटाकर 55 साल कर दी जाएगी। 5100 रुपया वृद्धावस्था पेंशन करेंगे। इसके अलावा भी जैसे हमारे विकलांग हैं, दिव्यांग लोग, उनके लिए हम बढ़ाएंगे। हमारे सैनिक, अर्धसैनिक, पुलिस कर्मचारी, उनके परिवारों के लिए। इसके अलावा कांग्रेस ने शहीद के परिवार को 75 लाख रुपए मुआवजा और एक सरकारी नौकरी, नशे में लिप्त अपराधियों को पकड़ने के लिए STF का गठन करने, सुप्रीम कोर्ट में SYL की मजबूत पैरवी करने और मॉब लिंचिंग को लेकर कड़ा कानून बनाने का चुनावी वायदा भी किया है। लेकिन इनमें से अधिकतर वादे हवा हवाई ही नजर आ रहे हैं, क्योंकि इनके लिए बजट कहां से आएगा इसका कोई जिक्र नहीं है। अंकित दुदानी, न्यूज़ 18, चंडीगढ़। तो कुल मिलाकर क्रांतिकारी घोषणा पत्र लाने की एक कोशिश कांग्रेस पार्टी की तरफ से यहां पर की गई है। इतना ही नहीं, कांग्रेस बीजेपी सरकार पर भी जमकर बरसी है। कांग्रेस विधायक दल के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि सरकार ने विकास के नाम पर सिर्फ धोखा दिया है, जबकि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी सैलजा ने कहा कि बीजेपी राज में अपराध बढ़ गया है।
अपनी जगह से पिछड़ गया इस 5 साल में, जो प्रति व्यक्ति आय में, प्रति व्यक्ति निवेश में और विकास दर में नंबर 1 था, आज पिछड़ गया है। आज नंबर 1 अपराध में और बेरोजगारी में हो गया पूरे देश में। अपराध की दर इतनी ज्यादा बढ़ गई है, आज देश भर में हरियाणा अपराध के नाम पर टॉप पर माना जाता है, खास तौर से महिलाओं के ऊपर। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में 36% अपराध बढ़े हैं, रेप केस 42% बढ़े हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आज हरियाणा में क्या हो रहा है। कहते हैं कि आंकड़े जिताते नहीं, लेकिन जताते हैं कि किसमें कितना दम जीत दर्ज करने का, और वही आंकड़े कांग्रेस देती हुई। अब बड़ी खबर अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे, कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर विरोधी जमकर बरसे हैं। बीजेपी ने इसे झूठ की फैक्ट्री कहा है, तो वहीं जेजेपी ने इसे सिर्फ कोरी घोषणाएं कहा है। तो कुल मिलाकर कोई कोरी घोषणाएं कह रहा है, कोई झूठ की फैक्ट्री कह रहा है, और बता रहा है कि जो कांग्रेस पार्टी ने लोगों के लिए तमाम चीजें दी है वो महज झूठ का पुलिंदा है। बहरहाल इंतजार करना होगा कि जब बीजेपी और जेजेपी की तरफ से घोषणा पत्र आता है तो उन घोषणा पत्र में क्या तमाम चीजें रहती है। बीजेपी 13 तारीख को और जेजेपी कल यानी 12 तारीख को अपने घोषणा पत्र का ऐलान करने वाली है। अभी जो कांग्रेस पर निशाना साध रहे हैं वो अपने घोषणा पत्र में किन चीजों को लेकर आते हैं, इसका इंतजार रहेगा। तो कांग्रेस ने अपने संकल्प पत्र को सत्ता तक पहुंचने की सीढ़ी बनाया है और इसमें लोक लुभावन वादे की, खासकर किसानों, महिलाओं और युवाओं को लेकर बड़ी घोषणाएं की हैं और इसी को लेकर विरोधियों ने कांग्रेस को निशाने पर लिया। बीजेपी ने इसे झूठ की फैक्ट्री कहा, तो जेजेपी ने कहा कि सिर्फ कोरी बातें हैं। जी हां, कुल मिलाकर ये बताने की कोशिश है कि हम लोगों के सबसे हितैषी है और लोगों के लिए तमाम चीजें करेंगे। बहरहाल युवाओं, महिलाओं, बुजुर्गों, इनके लिए, किसानों खासकर, हमेशा कुछ ना कुछ घोषणा पत्र में रहता है, लेकिन कितना कारगर साबित होगा और क्या जीत के शिखर तक ये घोषणा पत्र कांग्रेस को पहुंचा पाएगा, देखना होगा। तो कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर विरोधियों ने जमकर निशाना साधा। बीजेपी ने इसे झूठ की फैक्ट्री बताया और जेजेपी ने कहा कि सिर्फ कोरी घोषणाएं। चुनाव से पहले इनकी ये फैक्ट्री काम करना शुरू कर दी और चुनाव में हरियाणा में तो कम से कम सबको पता है कि इनकी किसी की सरकार नहीं है। वादे तो वो करता है जिसकी सरकार आनी होती है। जब इनकी सरकार ही नहीं आनी तो फिर चाहे ये चांद तारे तोड़ के लाने की बात भी कह रहे हैं। हम मुफ्ती देने की बात कर रहे हैं और 300 यूनिट पे अटकी हुई है। कांग्रेस तो ऐसे बना रही है मैनिफेस्टो जैसे वो राज के नजदीक भी हो। कांग्रेस का कोई भड़का ही नहीं, कांग्रेस की कोई चर्चा नहीं। तो अनिल विज को आपने सुना और दिग्विजय चौटाला को आपने सुना। अनिल विज नए अंदाज में नजर आए और आरोप लगा रहे हैं कांग्रेस पर कि महज झूठ की फैक्ट्री कांग्रेस और यहां से सिर्फ शिगुफे निकलते हैं। बहरहाल यही आरोप कांग्रेस पार्टी भी लगातार बीजेपी पर लगाती है। दूसरी तरफ जेजेपी के नेता दिग्विजय चौटाला जो कांग्रेस पार्टी पर सवाल खड़े कर रहे हैं। कुछ ग्राफिक्स आपकी टीवी स्क्रीन पर है। पहली कलम से 24 घंटों में किसानों का कर्ज माफ कर दिया जाएगा, जो पंजाब से लेकर राजस्थान, एमपी और छत्तीसगढ़ में करने की कोशिश हुई। 2 एकड़ तक जमीन वाले किसानों को मुफ्त बिजली दी जाएगी। ये कांग्रेस के चुनावी वादों में से एक। यानी किसानों को साधने की कोशिश की। इन वादों के जरिए फसल बीमा की भी एकमुश्त किस्त हरियाणा सरकार देगी और इसके अलावा जो नुकसान होगा फसलों को प्रति एकड़ 12,000 रुपए सरकार देगी मुआवजे के तौर पर। यह भी वादा किया है 300 यूनिट प्रति माह किसानों को मुफ्त में बिजली भी उपलब्ध करवाई जाएगी अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है बिग बुलेटिन में। अपने चुनावी दौरे पर सिरसा पहुंचे मनोहर लाल ने एक बार फिर मिशन 75+ को दोहराया। उन्होंने कहा कि हरियाणा के इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है जब जनता ने चुनाव से पहले रिजल्ट घोषित कर दिया हो। अलग अलग जगह पर जनसभाएं हो रही है और अलग अलग जगह पर जाकर लोगों को साधने की कोशिश भी। मिशन 75+ का सपना लिए मैदान में उतरे मुख्यमंत्री मनोहर लाल ताबड़तोड़ प्रचार कर रहे हैं। सिरसा में उन्होंने हुंकार भरी कि इतिहास में ऐसा पहली बार होगा जब कोई पार्टी इतने मार्जिन से विजयी होगी और हम 75+ के आंकड़े के पास पहुंचेंगे। हरियाणा में यह पहली बार ऐसा हुआ है
कि हरियाणा की जनता ने 6 महीने पहले बता दिया कि अगली बार फिर यही सरकार रिपीट होगी। हमारी 75 हो, 76 हो, 78 हो, जो भी 2-4 उपनीति होंगी, लेकिन बहुमत के साथ, अच्छे बहुमत के साथ पहली बार सरकार पिछले बहुमत से ज्यादा ला करके रिपीट करने वाली है। ऐसा हरियाणा कभी नहीं हुआ। मनोहर लाल ने अपने भाषण के दौरान विपक्ष के साथ उनके स्थानीय प्रत्याशियों पर भी जमकर जुबानी हमला किया। उन्होंने बिना नाम लिए कहा कि एक प्रत्याशी पहले जेल मंत्री था और अब जेल की हवा खा रहा है, जबकि दूसरा प्रत्याशी ना तो पार्टी का है और ना ही परिवार का। ऐसे प्रत्याशी जीतकर जनता की क्या सेवा करेंगे? 5 विधायक यहाँ के थे, इंडियन नेशनल दल के, अकाली दल भी उन्हीं का जो समर्थन से था। संयोग ऐसा बना, उन 5 में से आज जब सब सिस्टम बिखर गया, 3 तो भाई अपने पास आके खड़े हो गए, बाकी बचे 2 का सिर बढ़ता नहीं। एक बन गया जेजेपी, एक हो गया आईएलडी। जेजेपी वाले ने सोचा हमारी दाल यहाँ गलेगी नहीं, जैसे रणछोड़ होता है ऐसे रणछोड़ बन करके यहाँ से कूद करके बाड़ा चले गए। एक बचा लो, कैसे बचाते हो इलाहाबाद सीट को? इस बार 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। जब विपक्ष पर वार हुआ तो पलटवार भी स्वाभाविक था। इनेलो नेता अभय चौटाला ने कहा कि बीजेपी 75 पार तो क्या 15 सीटें भी नहीं जीत पाएगी। अभय चौटाला ने एलनाबाद सीट को लेकर भी सीएम पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि एलनाबाद में चिट्टे का खुलेआम व्यापार चल रहा है और बीजेपी सरकार ने यहां के बच्चों का भविष्य बर्बाद कर दिया। 75 पार की बात करते हैं, 24 को नतीजे आएंगे, 15 पार भी नहीं कर पाएगा। एलनाबाद की सीट का ज्यादा बड़ा दावा करता है, इसलिए करता है कि एलनाबाद में उसने चिट्टे को खुला रूप व्यापार बना रखा है। एलनाबाद की जनता इस मामले में बहुत बड़ा सबक सिखाएगी सरकार को। फिलहाल चुनावी रण में दावों और वादों का दौर जारी है। देखना दिलचस्प होगा कि 24 तारीख की सुबह किसके लिए जीत की रोशनी लेकर आती है। नकुल जसूजा, न्यूज़ 18 सिरसा। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बीजेपी के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी हरियाणा के चुनावी दंगल में उतर आए हैं। जेपी नड्डा ने भी राष्ट्रवाद के मुद्दे पर जनता को लुभाने की कोशिश की। जेपी नड्डा ने कहा कि बीजेपी ने देश की सैन्य शक्ति को मजबूत करने का काम किया है। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि 1 रैंक 1 पेंशन पर कांग्रेस ने सिर्फ 100 करोड़ का टोकन दिया, लेकिन बीजेपी ने 22,000 करोड़ रुपए दिए। उन्होंने राहुल गांधी पर भी निशाना साधते हुए कहा कि राहुल बाबा के भाषण को पाकिस्तान ने यूएनओ में इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कांग्रेस नेत्रहीन, विचारहीन हो चुकी है। दरअसल नड्डा रेवाड़ी से बीजेपी उम्मीदवार सुनील मुसेपुर के समर्थन में जनसभा को संबोधित कर रहे थे। कांग्रेस पार्टी नेतृत्व विहीन हो गई है, विचार विहीन हो गई है। न उसके पास नेता है, न नीति है, न नियत है। और भारतीय जनता पार्टी के पास देश और विश्व की शख्सियत आदरणीय मोदी जी से जैसा नेता भी है, यहां पर मनोहर लाल खट्टर और राव इंद्रजीत सिंह जैसे नेता है। नीति भी है, नियत भी है, कार्यक्रम भी है और कार्यकर्ता भी है। ये हरियाणा के सियासी दंगल में स्टार प्रचारकों का आना शुरू हो चुका है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस फहरिस्त में हैं और वो भी हरियाणा पहुंच रहे हैं। राफेल के बहाने कांग्रेस को जमकर उन्होंने घेरा। इतना ही नहीं, योगी ने राजनाथ सिंह के नींबू वाले टोटके का भी अपने अंदाज में बचाव किया। हरियाणा के सियासी दंगल में जब बीजेपी के फायर ब्रांड नेता योगी आदित्यनाथ ने मोर्चा संभाला तो अपने पूरे भाषण में योगी सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस को कोसते नजर आए। कश्मीर के विकास के लिए बाधक और आतंकवाद की जंगली बन चुकी धारा 370 को समाप्त करने के लिए कार्य करती है तो कांग्रेस उसका भी विरोध करती है। भाइयों बहनों, अपने देश की ताकत बढ़ने पर जिन लोगों को हंसी आती हो उन कांग्रेसियों से कोई उम्मीद आप करते हैं क्या? लेकिन क्या कांग्रेस के किसी मंच पर ये नारे लगते हैं क्या? क्या कांग्रेस के लोग भारत माता की जय बोलते हैं क्या? उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कालका विधानसभा क्षेत्र में जनसभा को संबोधित किया। योगी ने न सिर्फ राष्ट्रवाद को मुद्दा बनाया
बल्कि वाड्रा से लेकर हुड्डा और राहुल गांधी पर भी जमकर प्रहार किए। जी के बाद दामाद जी के भी घोटाले पे घोटाले हुए थे यहाँ पर, और कांग्रेस के दामाद जी ने तो गुड़गांव से लेकर के पंचकुला तक कोई जमीन नहीं छोड़ी थी जिसमें उन्होंने भ्रष्टाचार के नए कीर्तिमान स्थापित किए हों। और जब चुनाव परिणाम में हरियाणा के लोगों की भावनाओं को राहुल गांधी ने देखा तो राहुल गांधी फिर यहां से भाग खड़े हुए, ननिहाल की याद आ गई, इटली भाग गए। अब कांग्रेस के नेता कांग्रेस पार्टी का ही टिकट बेचने में लगे हैं, कांग्रेस को ही बेचने में लग गए हैं। इसलिए आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस का भविष्य क्या होने जा रहा है। अपने पूरे भाषण के दौरान योगी ने कांग्रेस पर चुन चुन कर वार किया, तो वहीं मनोहर सरकार की जमकर तारीफ की। श्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में अद्भुत कार्य हुआ। 72,000 नौकरियां, सरकारी नौकरी हरियाणा के नौजवानों को मनोहर लाल जी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार ने हरियाणा के अंदर दिया है। अब यहां पे हरियाणा में नौकरी के नाम पर भाई भतीजावाद नहीं होता है। अब यहां पर नौकरी के नाम पे लेन देन नहीं होता है। हरियाणा के ही नौजवानों को नौकरी मिल रही है। योगी आदित्यनाथ अपने तेज तर्रार भाषणों के लिए जाने जाते हैं, लेकिन विधानसभा चुनाव में अपने शब्दवान को वोट में कितना तब्दील कर पाते हैं। उमेश शर्मा, न्यूज़ 18, कालका। हरियाणा में विधानसभा चुनावों के चलते बाउंसर्स और पहलवानों की डिमांड बढ़ने लगी है। पहलवानों और बाउंसर्स के रेट्स में भी इजाफा होता दिखता है। सवाल है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है और इस पर बाउंसर्स सोचते क्या हैं, इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। प्रदेश भर में चुनावी प्रचार चरम पर है। ऐसे में तमाम उम्मीदवार जनसभाएं कर रहे हैं, रैलियां की जा रही हैं और ऐसे में भीड़ को कंट्रोल करने के लिए इन नेताओं को जरूरत पड़ती है बाउंसर्स और पहलवानों की। ऐसे में चुनावी दौर में बाउंसर्स और पहलवानों की डिमांड दोगुनी बढ़ गई है। 2000 से 10,000 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से इन्हें पेमेंट की जाती है। तो चाहते थे कि हमारी ज़्यादा स्पोर्ट्स और ज़्यादा यूथ से जुड़े, और जो बाउंसर है उनके काफ़ी अच्छे संपर्क होते हैं। तकरीबन एक जिम में 100 से 150 लड़के होते हैं, तो उससे जुड़ना चाहते हैं वो। तो बच्चों को बाउंसर के लिए बुलाते हैं, 2 से 10,000 रुपये चार्ज करते हैं पर डे का। डिमांड पड़ती है, हर जगह डिमांड पड़ती है बाउंसरों की, चुनाव में भी, और किसी को जरूरत पड़ती है वहाँ पे भी जाना पड़ता है। क्या हिसाब किताब है, क्या रेट? बाउंसरों का मतलब है पर डे के हिसाब से भेजते हैं, उसमें पेमेंट होती है 2,000 से 2,500 पर डे। कहीं ज्यादा भेजने, अपना एनसीआर दिल्ली गुड़गांव 2,500-3,000 पर डे का, उसमें चाहे घंटे रखो चाहे पूरे दिन। दरअसल नेता अपनी झूठी शान के लिए भी बाउंसर्स और पहलवानों को हायर करते हैं, ताकि बाउंसर्स और पहलवानों की फौज लेकर अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में पहुंचे और लोगों को दिखा पाए कि उनका रुतबा क्या है। भाई सबने पहले अपनी सेफ्टी पर्पज सबके लिए चाहिए, इसलिए सभी जितने भी नेता है उनको बाउंसरन की एक आप जो रीजन है, मुद्दा है, वो सेफ्टी पर्पज के लिए भी यार थोड़ा अपना दबदबा दिखाने के लिए बाउंसरों को आगे यूज किया जाता है। भीड़ को कंट्रोल करने के लिए भी रहते हैं, ताकि नेताओं को लगता है कि हमारे पास इतने यूथ हैं, यंग लड़के, यंग जनरेशन है, उसको लेके थोड़ा उत्साह बढ़ता है सभी में देख के। अब 50 लड़के जाते हैं, उनके साथ 50 और जुड़ जाते हैं, इसलिए थोड़ा सा वो करते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि चुनावी मौसम में बाउंसर्स और पहलवानों की डिमांड इतनी बढ़ जाती है कि सिर्फ हरियाणा ही नहीं, नेताओं को अपने लिए दिल्ली और यूपी से भी बाउंसर्स और पहलवानों को मंगवाना पड़ता है। अब की बार जो खास बात देखने को मिली वो ये कि महिला उम्मीदवार और महिलाओं की भीड़ को कंट्रोल करने के लिए महिला पहलवानों और बाउंसर्स की डिमांड भी शबाब पर है। नीरज अंबावता, न्यूज़ 18 गुरुग्राम। कांग्रेस ने आज अपना घोषणा पत्र जारी किया है, लेकिन पंचकुला से बीजेपी प्रत्याशी ने कांग्रेस के घोषणा पत्र को चुनावी घोषणा पत्र करार दे दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में जो वादे किए गए हैं उनमें से ज्यादातर वादों को बीजेपी ने पहले ही पूरा कर लिया है। ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा कि कांग्रेस ने हर जिले में मेडिकल कॉलेज खोलने का वादा किया है, जिसकी घोषणा मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पहले ही कर दी थी।
और उस पर काम शुरू भी किया जा चुका है। जो वादे बीजेपी ने किए थे वो निभा रहे हैं और कांग्रेस ने उन्हीं तमाम बातों को अपने घोषणा पत्र में डाला है। जहां तक बिजली की बात की जाए तो हुड्डा सरकार के समय बिजली विभाग घाटे में चल रहा था और बीजेपी की सरकार आने के बाद बिजली विभाग को फायदा हुआ है। ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा कि बीजेपी सरकार ने पहले ही 1 रुपए प्रति यूनिट कम कर दिया और गरीब लोगों को 500 यूनिट तक मुफ्त बिजली दी जा रही है। कांग्रेस के घोषणा पत्र को सिर्फ चुनावी जुमला करार देते दिखे पंचकुला से मौजूदा विधायक ज्ञानचंद गुप्ता। आज जो कांग्रेस का मैनिफेस्टो जारी हुआ है ये केवल चुनावी घोषणा पत्र है। आज उन्होंने बहुत सारे ऐसे वायदे किए हैं जो पहले से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कर दिए हैं। हम जो हमारे ग्रेजुएट्स हैं और पोस्ट ग्रेजुएट्स हैं उनको 6,000 रुपये और 9,000 रुपये का जो है 100 घंटे के काम करने के लिए दे रहे हैं। मुझे नहीं समझ में आता कि उन्होंने कहा है कि 7,000 या 10,000 सभी युवाओं को देंगे। किस प्रकार से जो फाइनेंस को कंट्रोल करेंगे, ये इस प्रकार की घोषणाएं ये दर्शाती हैं कि ना तो उन्होंने चुनाव जीतना है ना ही वो ये वायदे पूरे करने हैं। और यहां रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रुक करते हैं शिमला का। शिमला से बड़ी खबर, शिमला के शनान में तेंदुए का आतंक देखने को मिला है। घर के बाहर से पालतू कुत्ते को उठा ले गया तेंदुआ। कुत्ते की आवाज सुनकर घरों से बाहर निकले लोग। तेंदुए के रिहायशी इलाके में घूमने से लोग दहशत में आए हुए हैं। आपको बता दें कि आज सुबह करीब 4 बजे ये तेंदुआ रिहायशी इलाके में आता है, घर के बाहर आता है और वहां पर घर का पालतू कुत्ता सो रहा था। घात लगाकर उस कुत्ते पर तेंदुआ वार करता है और उसे वहां से उठा ले जाता है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको इस वक्त स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां घर के बाहर पालतू कुत्ते को ये तेंदुआ उठाकर ले जाता नजर आ रहा है। कुत्ते की आवाज सुनकर घर से एक शख्स बाहर आता है और देखता है कि तेंदुआ घर के बाहर है। इसके बाद आसपास के लोगों को घटना की जानकारी मिलती है तो सभी दहशत में आ जाते हैं। और शिमला के शनान में ये तेंदुए का अटैक कुत्ते पर हुआ और उसके बाद कैसे तेंदुए ने अपना ग्रिप इस कुत्ते पर मजबूत किया और उसके बाद उसे यहां से ले जाने की कोशिश करता है। तो तस्वीरें आपको इस वक्त दिखा रहे हैं शिमला के शनान से, जहां पर तेंदुए का आतंक दिखा है। इसके बाद से यहां लोग दहशत में हैं और शिमला डीएफओ राजेश कुमार से हम लगातार कोशिश करें कि वो इस बारे में हमें कोई जानकारी दे पाए, क्योंकि लोगों का कहना है कि पहले भी ऐसी कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं। रिहायशी इलाके में ये जो जानवर हैं घुस आते हैं और इससे जो मवेशी हैं खासकर उनको नुकसान होता है। लोग दहशत में जीने को मजबूर हो गए हैं। अंदाजा लगाया जा सकता है कि पालतू कुत्ते को किस तरीके से घर से ले जाने की कोशिश ये तेंदुआ करता है। और ये कोई नई बात नहीं हिमाचल के लिहाज से, लेकिन जब रिहायशी इलाकों में भी बेधड़क होकर तेंदुए आने लगे तो फिर डर होता है, सनसनी फैलती है और लोग अपनी सुरक्षा के लिए भी डरने लगते हैं। वहीं धर्मशाला उपचुनाव से पहले सैकड़ों लोगों ने चुनाव का बहिष्कार कर दिया है। इलाके में विकास ना होने से नाराज इन लोगों ने वोट ना देने का फैसला ले लिया है। धर्मशाला उपचुनाव से पहले अपर भागसू, धर्मकोट, हैणी, रक्कड़, मटेर, खताड़ी, धुनपर और धुपनाला गांव के सैकड़ों लोगों ने चुनाव का बहिष्कार कर दिया है। स्थानीय लोग इलाके की अनदेखी से परेशान हैं। सालों से यहाँ के लोगों को मूलभूत सुविधाएं तक नहीं मिल रही। इनका कहना है कि सियासतदानों की अनदेखी से आज भी वो आदिवासी जिंदगी जीने को मजबूर है। हमारी जो मूलभूत सुविधाएं हैं, सबसे पहले रोड, वो ना धर्मकोट से है ना बाक्सू से है। हम इस टाइम आदिवासी की जिंदगी जी रहे हैं। नहीं तो ये स्मार्ट शहर है ना, तो फिर यहाँ पर रोड क्यों नहीं पहुँचा और कितनी किलोमीटर दूर है धर्मशाला से? सर धर्मशाला से ये तकरीबन 15 किलोमीटर के आसपास है और काफ़ी समय हो गए, जैसे हमारे बुजुर्ग लोग काफ़ी टाइम से वोटिंग कर रहे हैं, परंतु हमारी तरफ किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया।
हमें सड़क नहीं है यहाँ पे, हमें बहुत, हमारे जो बुजुर्ग है वो चल नहीं पाते हैं, कभी किसी को कोई दुर्घटना हो जाती है, कोई बीमार होता है, जैसे मेरी माता जी बीमार रहते हैं, हमें बहुत सुविधा होती है कि कैसे ले जाना उनको, हमें चेयर पे बिठा बिठा के लोगों को हॉस्पिटल तक ले जाना पड़ता है, क्योंकि हमारा गाँव जो है बहुत पिछड़ गया है, हमें नहीं कोई रोड की सुविधा, तो कई सालों से हम इंतजार कर रहे हैं, आज नहीं बनेगी कल बनेगी, कल, हमें हर बार ऐसे ही बोलते हैं पर बनाता हमें कोई नहीं है। दूरी के लिहाज से यह जगह धर्मशाला से महज 15 किलोमीटर दूर है, लेकिन विकास यहाँ से लाखों मील दूर है। राजनेताओं की ऐसी बेरुखी की लोग इस बार वोट देने के बजाय हाथों में तख्तियां लेकर नारेबाजी करते हुए घरों से बाहर आ गए और साफ शब्दों में कह दिया कि विकास नहीं तो वोट नहीं। विचित्र शर्मा, न्यूज़ 18, धर्मशाला। अब आपके लिए चलते हैं शोर मंदिर, जहां पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग वहां पर मौजूद हैं और भारत के दौरे पर आए हुए चीन के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात वो कर रहे हैं और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनको वहां के ऐतिहासिक जो जगह है उनका भ्रमण भी करवाया। तो शोर मंदिर से ये सांस्कृतिक कार्यक्रम आप देख रहे थे, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति मौजूद थे और इस दौरान देश की सांस्कृतिक धरोहर के दीदार करवाने की कोशिश हो रही थी। और इसी के साथ बिग बुलेटिन में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।